गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर था हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड आई होप आपने जो है उस चैप्टर को रीड किया होगा जहाँ तक हमने उसको स्टडी किया था। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया फर्टिलाइजर्स, राइट। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ध्यान से सुने और उसके बाद सुनने के बाद चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। ओके। Yes, Pat. Now, topic is the fertilizers. Fertilizer inorganic or the organic compound containing one or the more essential plant nutrients which are used for the increasing the fertility of a soil. क्योंकि इससे पहले हमने मैन्योर पढ़ा था, क्योंकि मैन्योर में क्या था कि जो सब कुछ उसके अंदर मिक्सअप होता है, सबके लिए जो है मैन्योर कॉमन होती है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे प्लांट्स को कुछ स्पेशल असेंशियल्स जो है न्यूट्रिशन चाहिए, तो उसके लिए हम जो है स्पेशलाइज जो है फर्टिलाइजर जो उसी के लिए बनी हो हम उसको यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर का यही यूज़ है एज कम्पेयर टू मैन्योर। दे कंटेन द मच हाइयर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस इन कंपेरिजन ऑफ द मैन्योर एंड आर देयर फॉर रिक्वायर्ड फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और उसके अंदर जो है न्यूट्रिशन एज कम्पेयर टू मैन्योर से बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत कम क्वान्टिटी में जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन हमारी क्रॉप्स को प्रोवाइड करा सकती है। They are the manufactured commercially from the chemical and the market in the concentrated form. दे आर ईजी टू यूज स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। क्योंकि हम कभी आपने देखा भी हो कि फर्टिलाइजर जो है वो प्लास्टिक के बैग में पैक होके आते हैं, जबकि मैन्योर हमें क्या करना पड़ता है, कहीं गड्ढे में बनाना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, खेतों में ले जाने के ट्रैक्टर यूज़ करना पड़ता है। जबकि फर्टिलाइजर क्या प्लास्टिक में बैग में आते हैं, ईजिली हम जो इसको खेतों में ले जा सकते हैं और हमें थोड़ी मात्रा में उसको यूज़ करना होता है, तो ज़्यादा हमें ले जाने की जरूरत भी नहीं होती है। तो ये फ़ायदे हैं हमारे फर्टिलाइजर्स के। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर, किस टाइप की फर्टिलाइजर होती है। जिस भी टाइप का जो भी न्यूट्रिशन हमारी क्रॉप्स को चाहिए, हम वही जो है उसी टाइप की फर्टिलाइजर खरीद के अपने क्रॉप्स के अंदर डाल सकते हैं, प्लांट के अंदर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल nitrogenous fertilizer. These fertilizers supply the micronutrition nitrogen. Example urea, ammonia and nitrate. Second आता है phosphatic fertilizers. They are source of the macronutrition phosphorus. Example single super phosphate, triple super phosphate. And potassic fertilizers. These are fertilizers supply potassium, which is one of the essential micronutrition of the plant. एग्जाम्पल में पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट। Complex fertilizers when a fertilizers containing at least two or more nutrition is called the complex fertilizers। ये अभी हमने जो ऊपर जो पढ़ा वो उसमें क्या था, एक न्यूट्रिशन था, किसी में नाइट्रोजन है, किसी में फास्फोरस है, किसी में पोटेशियम है। लेकिन अगर मान लो सपोज करो कि हम एक ही क्रॉप्स के अंदर हमें दो तीन जो है न्यूट्रिशन एक साथ चाहिए, तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यूज करते हैं। व्हेन अ फर्टिलाइजर कंटेनिंग एटलीस्ट टू और मोर न्यूट्रिशंस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। एग्जांपल हो गया नाइट्रोफॉस्फेट, दोनों मिल गए, इसमें नाइट्रोजन भी और फॉस्फेट भी। अमोनिया फॉस्फेट, इसमें भी जो है दोनों एक साथ मिल चुके हैं। तो इस तरह से हम जो फर्टिलाइजर जो है हमारी क्रॉप्स के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। अब हम एडवांटेज पढ़ें कि फर्टिलाइजर की क्या एडवांटेज है। Fertilizers are the nutrition specified, so these apply specified element to the soil। जो स्पेशल एलिमेंट अर्थ को चाहिए उसी टाइप के फर्टिलाइजर्स में यूज कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर द कॉम्पैक्ट, सो दे आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इजीली हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, पॉली बैग में होती है। दे आर रिक्वायर्ड इज वेरी स्मॉल अमाउंट and fertilizers are ready absorbed by the plant because they are soluble in the water। they easily जो है पानी में वो soluble हो जाती हैं, तो प्लांट में easily वो जो है प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। फर्टिलाइजर आर द अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एट द ऑल द प्लेसेस। क्योंकि हमें जो मैन्योर बनानी पड़ती है उसके लिए हमें टाइम पीरियड चाहिए, इस टाइम पे बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन हमें फर्टिलाइजर जो है मार्केट से हम कभी भी किसी टाइम भी जाके ले आ सकते हैं। फर्टिलाइजर एड इन द एनहेंस मेटाबॉलिक रिजल्ट इन द हायर यील्ड ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ फार्मिंग। अगर हम मैन्योर से कंपेयर करें तो फर्टिलाइजर हमें जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत अच्छा यील्ड जो है हमारी फील्ड में प्रोड्यूस करती है। एंड एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर्स, fertilizer should be applied scientifically in terms of the proper dose and timing with pre and the post application precautions for their complete utilization। fertilizers को हमें जो है जो
एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं या एग्रीकल्चर डॉक्टर हैं, उनके कहने पर हम जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें इसको डालना चाहिए। कितनी डोज डालनी चाहिए, कितनी नहीं डालनी चाहिए, ये जो है फार्मर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इसकी नॉलेज ले सकते हैं। ये जस्ट टैबलेट की तरह होती है, जैसे हम टैबलेट खाते हैं कि हमें डॉक्टर बताता है इतनी टैबलेट लेनी चाहिए, खाने के बाद लेनी चाहिए, खाने के बाद उससे पहले लेनी चाहिए, इस टाइम पे लेनी है, 3 गोली लेनी है। जस्ट लाइक फर्टिलाइजर भी सेम उसी तरह से वर्क करती है। Fertilizers can be applied before sowing, during the irrigation and sprayed on the standing crops। और fertilizers जो है बिफोर सोइंग भी हम यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, और स्प्रेड ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स, और जब फसल थोड़ी थोड़ी ऊपर बड़ी हो जाती है तब उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स should not be applied directly to the soil if the crop is standing. It would bring about the withering of the crops due to the development of high osmotic concentration around the plant. Fertilizers should not be get washed away due to the excessive irrigation or the rain। और fertilizers जो है वो पानी के साथ जो है वॉश अवे भी नहीं होती, क्योंकि अगर मान लो कि हमें जो है मैन्योर डाल दे, पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, रेन अगर ज़्यादा हो गई तो वो पानी के साथ बह के चली जाती है। लेकिन फर्टिलाइजर के साथ ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। शुड नॉट गेट वॉश्ड अवे। अगर वो बह के चली भी जाएगी तो क्या होगा, हमारे क्रॉप्स में जो है वो न्यूट्रिशन जो चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो इरिगेशन के टाइम पानी जो है ज़्यादा ना हो, और बरसात में भी जो है पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। फर्टिलाइजर इन एक्सेस ऑफ क्रॉप जो ऑप्शन विल लीड टू द सोइल डिग्रेडेशन एंड द पोल्यूशन ऑफ द बोथ सरफेस एंड द ग्राउंड वाटर। बट इसके साथ जो इन सब की हमने फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन को पढ़ा, यूजफुलनेस को पढ़ा, इसके साथ साथ एक नुकसान भी होता है कि अगर हमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा क्रॉप्स पैदा करने के लिए हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो हमारी जो सोइल है वो डिग्रेडेशन हो जाएगी, वो ख़राब हो सकती है, और पोल्यूशन होता है सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों का। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि फर्टिलाइजर हमें हमारी मिट्टी को और पानी को नुकसान भी पहुंचाता है। देयर आर 3 मेथड ऑफ द फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन ड्यूरिंग द इरिगेशन ऑफ द क्रॉप्स बाय डिसॉल्विंग दैम इन इरिगेशन चैनल इटसेल्फ एंड द ग्रेनुअल potassic and the phosphatic fertilizers are applied directly to the soil before sowing. They get dissolved and diluted at the time of the watering before the seeds between the germinate. Preparing dilute solution of fertilizers and spraying the same over the crop plant, example soluble salt in the nitrogen। अब हमारे पास आता है डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो नंबर 1 तो ये कि वाटर पोल्यूशन जो है हमारा पोल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि वही पानी जिसके अंदर खेतों में से जो पानी जिसके फर्टिलाइजर्स है वो अगर लेक में चला जाए या किसी ज़मीन के अंदर जाए तो दोनों ही पानी हमारे ख़राब हो जाते हैं। एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो इनसे मर जाते हैं। चेंज इन द सोइल केमिस्ट्री मेकिंग आइदर टू अल्कैलिन आइदर टू एसिडिक, और सोइल की जो केमिस्ट्री जो है वो भी चेंज हो जाती है, या तो वो ज़्यादा ही एक्टिक हो जाती है या फिर वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर वो ज़्यादा एल्कलाइन हो जाती है, बेसिक और एसिडिक। फर्टिलाइजर्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव। फर्टिलाइजर ऑब्वियसली है कि बाजार से बनी है, केमिकल से बनी है, तो एक्सपेंसिव तो होगी ही होगी, राइट। एंड दे पुश द कॉस्ट ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूसिंग, और इससे क्या होगा कि हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग जो है वो थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, तो जो हमारे पास जो क्रॉप्स आएगा, जो हमारे पास अनाज आएगा वो भी महंगा हो जाता है। फर्टिलाइजर्स गिव ओनली शॉर्ट टर्म्स बेनिफिट। फर्टिलाइजर के जो बेनिफिट हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं, जबकि इसके अगर हम मैन्योर कंपेयर करें तो मैन्योर का कोई नुकसान नहीं होता, ना हमारी सॉइल को ना हमारे वाटर को, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें उसको मिल जाते हैं। दे हार्म सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ऐसे सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे क्रॉप्स को बेनिफिशियल होते हैं वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देते हैं। तो इस तरह से जो है ये कुछ नुकसान है हमारे फर्टिलाइजर्स के। ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब हम क्योंकि हम जो है हमें पता लगा कि फर्टिलाइजर से नुकसान है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी जो आजकल थोड़ा रुझान हो गया है। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ द रेजिंग द अनपोल्यूटेड क्रॉप्स थ्रू द यूज ऑफ द मैन्योर, biofertilizers and the biopesticides, which healthy cropping system that provide the optimum nutrition to
plant and the keep the pest as well as the weedings under the control। तो क्या करते हैं, जो भी हम जो है पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जो उससे क्या है कि हमारे पेट्स को जो है पेट्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन फसल भी जो है हमारे नुकसान, जो क्रॉप्स होता है उसको नुकसान होता है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इस तरह का जो है पैसा बनाते हैं जो केवल हमारे पेस्ट और वीड्स को कंट्रोल में रखें, राइट, और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग देयर इज अ लिटिल और नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड द हर्बिसाइड्स। इस तरह के हम कोई भी जो है केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं। Therefore, there is no pollution of crops, plant, soil, water, and the air. Organic water are the recycled in form of the manure. Advantage of the organic farming क्या क्या हो गया? Number 1, no pollution. Number 2, recycling of the waste. No polluted food. Soil is healthy. Control pest and the weeding. तो ये सब फायदे जो है हमारे किस में आते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाते हैं। तो अब हमने अब तक जो डिस्कस किया वो हमने जो है मैन्योर और फर्टिलाइज़र हमने डिस्कस किया। अब हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज इरिगेशन, क्योंकि किसी भी क्रॉप्स के लिए जो है इरिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर इरिगेशन ही नहीं हुआ, खेतों में पानी ही नहीं अगर उसको मिला, तो हमारी जो है क्रॉप्स किस तरह भी अच्छी से नहीं हो पाएगी, राइट। तो अब हम बात करें इरिगेशन की। द प्रोसेस ऑफ द सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स plant through the human effort by meaning of canal, wells, reservoir, tube well, etc. is known as the irrigation। कि प्लांट क्रॉप्स के अंदर पानी पहुंचाना ह्यूमन एफर्ट से उसे हम इरिगेशन बोलते हैं। एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, क्या क्या एडवांटेज है? सप्लाई ऑफ वाटर बाय इरिगेशन इज रेगुलर एंड रिलायबल एंड वेयर रेनफॉल इज ऑफन सीजनल एंड द अनप्रिडिक्टेबल। जिस एरिया में रेन अनप्रिडिक्टेबल होती है या नहीं आती है, वहाँ पे हम जो है सप्लाई ऑफ वाटर रेगुलर होनी चाहिए क्रॉप्स को। सेकंड है इरिगेशन वाटर सप्लाइड बाय रिवर्स इन फ्लड ऑफन कैरीज अ मच स्लिट विच ऐड टू द सॉइल ऑफ द फील्ड एनहांसिंग फर्टिलिटी एंड द क्रॉप्स यील्ड। तो लेकिन जिस एरिया में जो वाटर सप्लाई बाय रिवर से होता है, और लेकिन अगर फ्लड आ जाए तो वहाँ पे जो है पानी ज़्यादा होने की वजह से फील्ड वहाँ पे ख़राब हो जाती है, खेत खराब हो जाते हैं। तो इस चीज़ का भी हमें जो है ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हम उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। विद इरिगेशन कल्टीवेशन कैन बी डन राउंड द ईयर एंड नॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इरिगेशन तब होना चाहिए जब बरसात का आसपास का टाइम नहीं हो, क्योंकि बरसात भी हो जाए और वहाँ पे इरिगेशन भी कर रहे हैं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान देना है कि अगर हमें एक हेल्थी क्रॉप चाहिए तो पानी को खेतों तक पहुँचाने का भी एक पर्टिकुलर समय और एक पर्टिकुलर मेथड होना चाहिए। In the desert area, the constant flow of the irrigation water through the soil help with the reducing the salinity of the soil। और अगर जो डेजर्ट टाइप का एरिया जहाँ पे रेन बहुत कम होती है, वहाँ पे कंटिन्यूसली अगर हम इरिगेशन करते हैं तो सोइल की जो salinity है वो कम हो जाती है। एंड मॉडर्न multi-purpose dams not only provide the water of irrigation but also help of the control the flood, generate hydroelectricity power and improve the negativity of the rivers। और जो डैम्स जो होते हैं वो केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, इरिगेशन के लिए नहीं होते, बहुत सारे जो हैं उसके काम भी होते हैं। जैसे वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, फ्लड को भी रोकने में वो यूज़ होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द नेविगेबिलिटी ऑफ द रिवर्स, अगर जो है वहाँ पे आसपास रिवर भी नहीं है तो भी जो है हमारे आसपास के खेतों में पानी हमें मिलता रहता है। इट प्रोवाइड वाटर फॉर द सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ द टिल्टर्स एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर लॉस्ट इन द ट्रांसपीरेशन। अब हमें आता है कि सब तो हमने पढ़ लिया कि जो इरिगेशन कैसे होना चाहिए, लेकिन किस मेथड से होना चाहिए कि जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वो हमारा एम जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। इरिगेशन सिस्टम, द इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एज वेल एज द कैनाल, रिवर्स एंड द टैंक्स बेस्ड ऑन दैम द वेरियस इरिगेशन सिस्टम आर एज फॉलो। नंबर फर्स्ट क्या है? टैंक। एक तो हमारे पास टैंक आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर विच आर स्टोर द रन ऑफ द स्मॉलर कैच ऑफ एरिया and they construct the below the higher elevation of the catchment area. In the tank, outflow the regulated according to the water availability. The water stored is the rarely sufficient for use of
द ईयर राउंड बट डज लेंथ ऑफ द ग्रोइंग द सीजन, यानी कि वाटर जो हम टैंक बना सकते हैं, लेकिन एक टैंक से जो है खेतों का फील्ड करना बहुत मुश्किल जो है थोड़ा सा वर्क होता है, लेकिन एक सीजन हम निकाल सकते हैं और नेक्स्ट सीजन के लिए जहाँ बिल्कुल भी पानी ना हो वहाँ पे हम टैंक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सेकंड होता है कैनाल सिस्टम, सबसे बेस्ट सिस्टम है कैनाल सिस्टम, जहाँ पे जहाँ दूर दूर तक नदियाँ नहीं होती तो नदियों से खेतों तक हम क्या है कैनाल बना लेते हैं, नहरें बना लेते हैं और वहाँ पे जो है खेतों तक पानी पहुँच जाता है। उसके बाद वेल हमारे पास ये पुराना बहुत पुराना जो है सिस्टम है खेतों में सिंचाई के लिए। खेतों में हम कुएं बनाते हैं और उस एक कुएं से जो है कई जगह ट्यूबवेल या डग वेल बना के पानी खेतों तक पहुंचा दिया जाता है। अब उसके बाद एक और मेथड आता है दैट रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम इज अ मोर यूजफुल इन दोज एरिया वेयर द कैनाल फ्लो is insufficient or regular due to the inadequate water of the release. In this system, water is directly drawn from the river or supplementary irrigation of the area near to the river. And next, the river valley system in ravine valleys with heavy rains, and they stop the slope and the valleys remain wet for the long duration to grow the perennial crops like the coconut, coffee, rubber, and the tapioca. The bottom land is used for growing the single crops of the rice. ड्रिप एंड स्प्रिंकल ये सबसे अच्छा मेथड है। यहाँ पे क्या इसमें क्या पानी, अभी जो हमने मेथड ऊपर पढ़े वहाँ पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम ड्रिप और स्प्रिंकलर से जो है इरिगेशन करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा सेव होता है, प्रॉपर वे में जो है खेतों हमारे क्रॉप्स तक पहुँच जाता है। ओवरहेड पाइप्स for sprinkling water and the sprinkler system save the lots of water and are more natural. They however require a pumping system. The method is common in USA, Britain, Europe and the part of India. Some part of India में हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट मेथड हमारा ये इसमें आता है। उसके बाद था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर इज नॉट अलाउड टू go waste. It is collected and used for the recharging ground water by sinking deep drain pipes. It can also poured into the well used for the filling ponds to low level area. Even seasonal revolution these days being used to the rich water ground to the digging of the well. और हम जो है इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग करना भी जरूरी होता है। तो आज हमने जो है दो टॉपिक को पढ़ा, एक तो फर्टिलाइज़र एंड इरिगेशन, एंड उसके बाद हमने पढ़ा जो है इरिगेशन, जो हमें किस तरह से जो है इरिगेशन करनी चाहिए, वाटर वेस्ट भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से वाटर जो है क्रॉप्स को मिलना चाहिए। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी टॉपिक आपका मिस हो गया तो प्लीज़ आप उसको बुक को रीड करें अच्छे से, राइट। और अगर उसमें भी कोई आपको दिक्कत आती है तो वो मुझसे डिस्कस करें ग्रुप में। हैव अ नाइस डे।